आपका यही जोश, यही उत्साह जिसके कारण देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहाँ पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। कांग्रेस सही जगह थी, दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, 4 बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। Our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। कार्यकर्ता हैं वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो सीटें कम है, साथी ज्यादा हैं। सीटें कम, साथी ज्यादा। साथी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सीटें सीमित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग जीतने का दावा हर तरफ से किया जा रहा है, मगर इन दावों के बीच एक सिरदर्द, बड़ा सिरदर्द, सीट शेयरिंग। एक एक सीट को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माथापच्ची चल रही है। बैठक पर बैठक का दौर शुरू हो चुका है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि लगातार कुनबा तो बढ़ रहा है बीजेपी का, यानी साथी आ रहे हैं, कुछ घटक दल शामिल हो रहे हैं, सहयोगी बढ़ रहे हैं, मगर सीटें कम पड़ रही हैं। बिहार का जिक्र करें तो वहां भी टेंशन। नीतीश जी आ गए, चिराग पासवान पहले ही मोर्चा खोले, मांझी साहब अलग, और बिहार से लेकर महाराष्ट्र में शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, यानी कि हर मामला पेचीदा। एनडीए के लिए कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है कि अब किसे खुश करें और किसे नाराज। ओडिशा, बीजेपी और बीजेडी दोनों के बीच में बात बन चुकी है, यानी डील पक्की हो चुकी है। हालांकि आंध्र प्रदेश से लेकर खबर एक और, बीजेपी के लिए अब वहां भी द्वार खुल गए हैं। लेकिन जिस कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 39 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसकी भी मुसीबत कम नहीं है। आलम यह है कि अभी तक सीटों को लेकर कोई लकीर खींचती हुई दिखाई नहीं दे रही सहयोगियों के साथ। हां, आम आदमी पार्टी के साथ 5 राज्यों में सीटों पर तालमेल और समाजवादी पार्टी के साथ 2 राज्यों में सीटों पर मोहर लगाकर कांग्रेस ने बढ़त बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे राज्यों में उसकी गाड़ी फंस चुकी है। पहले आते हैं आंध्र प्रदेश पर। बीजेपी का जिक्र करें तो आंध्र प्रदेश में
गाड़ी कहां अटकी है वो समझिए। लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो हम चला पाए। लोकसभा की कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी साथ हैं। और ऐसी स्थिति में खबरें यह हैं कि 6-8 सीटों पर बीजेपी और जनसेना दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। जबकि विधानसभा के लिए भी एक फॉर्मूला तैयार किया गया। बीजेपी, जनसेना पार्टी और विधानसभा में खबर यह है कि फॉर्मूला यह निकाला गया कि 28 से 32 सीटों पर लड़े। वैसे कांग्रेस का हाल यह है कि तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटें और पौंडुचेरी में 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। मगर यहां कांग्रेस का हाथ देखिए, कांग्रेस का जिक्र हम कर रहे हैं। तो यह स्थिति कांग्रेस की भी है, लेकिन अब इसके साथ साथ ओडिशा का जिक्र करते हैं। ओडिशा में क्या स्थिति है वो भी देखिए। और ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी सीट बंटवारे में वहां पर फेस बचा हुआ। अब खबर यह है कि टीडीपी ने सीधे तौर पर गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। एनडीए परिवार में स्वागत का जिक्र हो रहा है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर कश्मकश फंसी हुई है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, और ये चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। मनोज पंडित जी हैं, विशाल यादव जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा जी हैं और अनिल गर्ग साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और साथ ही साथ महाराष्ट्र का जिक्र भी यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट को सीटों का ऑफर 6 से 8 सीटों का किया गया है बीजेपी एनडीए की तरफ से, और शिवसेना गुट शिंदे 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी खुद 28 से 30 सीटों पर लड़ सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी उलझी है इंडिया गठबंधन में, एनडीए में ज्यादा बवाल है। तो पंडित जी, शुरुआत आप ही से। बवाल तो है, दोनों तरफ है, लेकिन आपके यहां ज्यादा है, दिखाया कम जा रहा है, नहीं पंडित जी? तिलक भाई नमस्कार आपको। जी नमस्कार। और अब आपके डिबेट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप बड़े ऐसे मुद्दों पे सवाल और जवाब और चीजें करते हैं कि जो लोगों को बड़े करीब से समझने की मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं, कोई शेयरिंग पे कोई, आप मुझे बताओ किसी का बयान आया हो तो मुझे बताओ। बयान देगा कौन पंडित जी? नहीं, अरे आप देखिए तो सही कि कोई आपको या मीडिया में कोई कहता हो कि नहीं मेरे को सीट नहीं मिल रही है और चीजें नहीं हो रही हैं और कुछ भी शिकायत, तो पंडित जी शिकायत करेगा कौन? अब जो जिसको सीटें उसके हिसाब से नहीं मिलेंगी तो कहेगा ना वो आके मुझे सीटें मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। आप देखिए एनडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन का हाल देखिए आप कि पंडित जी अगर संभव हो पाए तो सर फोन, आपकी आवाज बहुत मधुर है तो मैं चाहूंगा पूरा देश सुन रहा है तो आवाज क्लियर जाए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो चीजें हैं, हाँ, आप ये कैसा गठबंधन है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में एक भी सीट नहीं दे रही है किसी गठबंधन को, मतलब किसी को भी। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं लोग। दिल्ली की 7 सीटों में से आप देख ही रहे हैं क्या पोजीशन है। तो ये जो गठबंधन का जो सीट बंटवारा है और जो इनके गठबंधन में नहीं है उसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करने की तैयारी, मतलब उसे कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, आप आ जाओ। तो ये कहानी को समझ नहीं आ रही तिलक भाई, चल क्या रहा है। पर नहीं, वो उनकी कहानी मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपकी कहानी जानना चाह रहा हूँ। मीडिया में इसको लेकर चर्चा बहुत कम है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में आप लोगों ने फॉर्मूला निकाला है, अगर वो थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। महाराष्ट्र में फॉर्मूला निकल गया आपका, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए फॉर्मूला, भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला तो जग जाहिर है। क्या भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले की कोई ऐसी कोई इसमें छुपी किताब तो है नहीं। हाँ। यहाँ पर तो जो जहाँ पर जितना मजबूत है, जिसके साथ जो गठबंधन है,
चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है। देखिए आप, हम तो उसके साथ खड़े हैं, उनको उनके हिसाब से सीटें भी देते हैं और चीजों को भी बढ़ाते हैं। नहीं, अजीत पवार गुट, शिवसेना शिंदे गुट, तो इनके साथ सीटों का फॉर्मूला निकल गया। देखिए अभी होम मिनिस्टर गए थे वहां कल और चीजों को करके आए हैं और मीटिंग हुई है, चीजें हुई हैं, सब फाइनल ही है। हाँ, सब फाइनल है। और बिहार में चिराग पासवान, मांझी साहब, कुशवाहा साहब, चिराग पासवान कल मिल के गए हैं होम मिनिस्टर से, देखा आप, सब चिराग पासवान मिल के गए हैं, चीजें हैं। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा है नहीं, सब चीजें फाइनल है। बहुत मजबूत तरीके से जो है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी है और हमारे साथ साथ जो हमारे घटक दल हैं वो भी सब तैयार हैं। हाँ। तो इसमें कोई विशेष बात है यानी आप ये कह रहे हो कि तय हम करेंगे, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, कुछ इस टाइप का? नहीं, ऐसा नहीं है तिलक जी, ये लोकतंत्र है, या हर व्यक्ति को आवाज उठाने का अधिकार है। पर लेकिन हम लोग जो है उनसे अगर किसी के मनभेद और मतभेद की बात अगर आप कर लेते हैं, उसकी सुन लेते हैं, हाँ। तो वो व्यक्ति जो है क्यों बाहर जाके शोर मचाएगा, है कि नहीं? नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन पंडित जी फिर मैं आगे बढ़ूंगा विशाल जी के पास, क्योंकि आपने एक जो दावा किया है उस दावे के 400 पार कैसे, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो एनडीए का जो कुनबा है वो तो बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, साथी भी आ रहे हैं। अब कितना पहुंच गया जो मीटर है, वो कितना पहुंच गया सर? नहीं, हमारा तो 400 के पार ही है। नहीं, वो सहयोगी साथियों का मीटर कितना पहुंच गया? सहयोगी कुछ नए नहीं है, आप देखिए जयंत चौधरी और कुछ लोग, बाकी तो सब लोग, आप स्वागत है हमारे पास, कोई भी आए, उसमें कोई नहीं, वो ठीक है सर। 40 तक पहुंच गया मामला? नहीं, कहाँ 40, हम तो 40 की बात ही नहीं है। हाँ। 29-30 की बात हो रही थी, 29-30 है। नहीं, कल तक तो आप कह रहे थे ना एक अकेला सब पर भारी, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि इतने सारे साथी हैं तैयार और फिर भी आप कह रहे हो एक अकेला सब पर भारी, तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है ना पंडित जी। तिलक भाई देखिए, बात सुनिए, अगर आपकी छत के नीचे अगर आपके सहयोगी अपने मन से अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो हमारा तो नारा ही है ना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अगर हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई पार्टी विशाल यादव जुड़ना चाहता है तो हमें क्या आपत्ति है? नहीं, ठीक है सर, वो दरअसल विचारधारा जब बदल जाती है तो वो सवाल खड़ा करती है कि जब आपके खिलाफ होते हैं तो वो जब साथ आते हैं तो फिर आपके मजबूत सहयोगी बन जाते हैं। खैर, विशाल यादव जी। जी धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में हूँ, बहुत अच्छा हूँ। पंडित जी की एक बात तो सही लगी मुझे, बोले किसी ने क्या कभी कुछ मीडिया में बोला क्या? बोले कभी किसी ने आवाज उठाई क्या? जी तिलक जी, मैं लेकिन आपके यहाँ तो सुर ही सबके बदले बदले से है कि नहीं? तिलक जी, आपके सवाल हो गए, मैं इसका जवाब दे दूं जी। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में एक अकेला सब पर भारी, पहले तो इसका जवाब दे दूं कि आपके गठबंधन में 40 लोग हैं, वही हमारे गठबंधन में मात्र 26 और 25 लोग हैं। तो कौन किसकी संख्या ज्यादा और किसकी संख्या कम, ये देश चिंता देख रही है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन के कोई लोग गठबंधन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो इनको महाराष्ट्र जाना चाहिए। एक नाथ शिंदे गुट ने कह दिया है कि जितनी सीट पर हम पहले चुनाव लड़े थे उतनी सीट हमें चाहिए। अजीत पवार गुट ने ये कह दिया जितनी सीट पर मैं चुनाव लड़ा था वो सीट हमें चाहिए। दूसरी बात, मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होती है, उस सभा से चिराग पासवान जी नदारत रहते हैं, उस सभा से उपेंद्र कुशवाहा जी नदारत रहते हैं, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। चिराग पासवान जी जो उनके गठबंधन का एक हिस्सा है, वो लोग उनकी सभा में, प्रधानमंत्री जी की सभा में नहीं पहुंच रहे हैं। और चिराग पासवान जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हाजीपुर की सीट से कोई समझौता नहीं होगा। तो अब क्या आपको खत लिख के दिया जाएगा आपके पास? ये तिलक जी, आपने एक बात बिल्कुल सही बोला, इनके यहाँ उठा पटक तो हो रहा है लेकिन मीडिया के लाइन में दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आज पता है मीडिया कैसे चरण चुंबक की भावना से भाजपा और एनडीए सरकार के चरण चुंबक ही कर रही है। साहब हमारे यहाँ बता दीजिए साहब, तूफान तो आपके यहाँ भी बहुत तेज नहीं, मैं आपके यहाँ के तूफान का भी जिक्र कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहिएगा, लेकिन मैं अपना जवाब पूरा खत्म। सुरेश पचौरी साहब छोड़ के चले गए आपको। सर एक मिनट, मेरा पूरा सवाल खत्म हो दीजिए। इंडिया गठबंधन की रैली गांधी मैदान में 3 मार्च को थी। हमारे गठबंधन के सभी सहयोगी दल गांधी मैदान में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी की रैली एक दिन पहले 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में हुआ था। ना तो उपेंद्र कुशवाहा जी वहां उपस्थित हुए, ना तो चिराग पासवान जी वहां उपस्थित हुए। तो फूट किस गठबंधन में है, ये देश जनता और बिहार जनता देख रही है। विशाल जी, जी संजय पिचौरी साहब भी छोड़ के चले गए, सुरेश पचौरी साहब।
कि देखिए राजनीति में बहुत लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। ओहो, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा अनुकूल काम करना भी चाहिए। ये सबको आप महत्वाकांक्षी बोलते हैं जो आपको छोड़ के चले जाते हैं, जो आपके पुराने साथी रहे, जिन्होंने डंडा और झंडा उठाया और पार्टी को शीर्ष तक लेकर गए, आप उनको कहते हो महत्वाकांक्षी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहता हूं। सब चीज देखिए आदमी को चाहिए तो कैसे चलेगा पार्टी? सर एक मिनट, एक खबर और दे दूं, एक खबर और दे दूं सर, एक खबर और दे दूं, एक छोटी सी खबर और है। मनीष खंडूरी हैं माननीय श्री भुवन चंद खंडूरी जी के पुत्र जी, वो भी आपको उत्तराखंड में छोड़ के चले गए। तब तो आज भाजपा से पूछना चाहिए कि वो परिवारवाद आता है कि नहीं। अच्छा, वो परिवारवाद आता है, ठीक। नहीं, यानी आपके यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, तो फिर छोड़कर क्यों जा रहे हैं नेता? मैं ये जानना चाह रहा था सर। नहीं तो हम तो कह रहे कि उनको रखे थे, मेरे यहाँ परिवारवाद था, तो आपके यहाँ गया तो परिवारवाद है कि नहीं ये बता दे भाजपा के लोग। चलिए पंडित जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद गर्ग साहब के और पूजा जी के पास आ रहे हैं, जल्दी से प्लीज। देखिए ये पता नहीं किस चश्मे से मेरे मित्र देख रहे हैं और सारी चीजें समझ नहीं आ रही मुझे, पर लेकिन इनके यहाँ का विवाद जग जाहिर है और ये बात सबको मालूम है कि कांग्रेस की। पंडित जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ। अजय गर्ग साहब, अनिल गर्ग साहब माफ करिए, गर्ग साहब ये सियासत किस दिशा में जा रही है? साथी तो लगातार बढ़ रहे हैं, गाड़ी में जगह है, 8 सीटर गाड़ी है, अब इन्होंने बिठा लिए 15 लोग, अब कैसे एडजस्ट होगा ये मामला नहीं समझ में आ रहा। तिलक जी, इससे पहले मैं इस बात का विश्लेषण करूं, ये बात मैं आपकी पक्की करता हूं कि जो आपने कहा कि एनडीए में बिहार में और महाराष्ट्र में जो सीटों के लेकर मतभेद है वो इनसाइड है, बेचारे बोल नहीं पा रहे, और इसी गठबंधन में लोग लाउड स्पीकर लगा के बोल देते हैं, इतना फर्क है। अब वापिस आते हैं अपन कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। देखिए बिहार में इनका फॉर्मूला मेरी समझ में, अगर एनडी की बात करें तो बीजेपी उतनी सीटों पर लड़ने वाली है जितनी सीटों पिछली बार लड़ी थी और जीती थी। अगर और एलजीपी का जहां तक सवाल है, एलजीपी को भी उतनी सीटें मिलने वाली है जितनी पिछली बार वो लड़े थे, लेकिन इस बार वो 2 गुट हो गए तो दोनों गुट मिला के उतने कर देंगे। नहीं गर्ग साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हो, जब जैसे टीडीपी और जो परिवार का हम जिक्र करें, एनडीए परिवार, टीडीपी भी अब आ गया, तो फिर ये साथी तो बढ़ रहे हैं ना, वहां नीतीश कुमार आ गए, वहां पर इन्होंने जयंत चौधरी आ गए, तो साथी बढ़ रहे, सीटें तो उतनी है साहब। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये लोग कैसे कर रहे हैं। अब आप एक फर्क समझिए, चिराग पासवान को इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने बिहार में 8 सीटों की पेशकश की, उत्तर प्रदेश के लिए भी 2 सीटों की पेशकश कर दी, अखिलेश जी से पूछा होगा, यानी वो 10 सीटें दे रहे हैं। चिराग पासवान उन 10 सीटों की मांग को, दी सीटों को अनुसुना करके, उनको ठुकरा करके एनडीए गठबंधन से मात्र 6 सीटें मांग रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? 10 सीटें मिल रही क्यों नहीं लेते? जैसे जयंत चौधरी को 7 सीटें एसपी ने दी और बहुत पहले दी, पूरे इज्जत और सम्मान के साथ दी, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा के एनडीए की मात्र 2 सीटों पे समझौता कर लिया और खुश हो गए कि हमें 2 सीटें काफी। नहीं गर्ग साहब, मैं आपकी बात सही है, लेकिन इस बात को मैं पूजा जी के पास जाता हूं और फिर उस बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि भाई ये सियासत के एक पैमाना ये भी है जिसका जिक्र आप एक मिनट और प्लीज आप मत लीजिए, विंडो लीजिए प्लीज। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल सही कहा, भाई जो पार्टी ज्यादा दे रही है उसको भी छोड़कर वो कह रहे हैं नहीं हम दो, लेकिन सवाल यही है ना गर्ग साहब कि सीट जीतने की संभावना कितनी है? भाई सीट जीतने की संभावना जहां ज्यादा होगी तो वो 2 सीटों में ही खुश है वो। अब आप उनको 70 सीटों पर चुनाव लड़वा दीजिए, वो जानते हैं कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। खैर अब मत प्लीज। गर्ग साहब एक मिनट, पूजा जी को ले आऊं चर्चा में, 1 मिनट। पूजा जी जी तिलक जी, ये कुछ ज्यादा तूफान की सुगबुगाहट है, लेकिन शांति भी है, एनडीए में शांति है, और शांति से पहले का कहते हैं कि तूफान आने वाला होता है तो शांति आती है, तो कुछ ऐसा भी फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, यही फैक्ट ही है। पूजा जी जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि यही फैक्ट ही है। एक्चुअली हम लोग इसे कन्वर्सेशन किया करते थे कि बीजेपी में जिस तरीके से वो लोगों को डरा के
ईडी का इस्तेमाल करके, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने पार्टी में लिए जा रही है। जब टिकट देने की बारी आएगी और डिवीजन की बारी आएगी सीट शेयरिंग करने की, तब ये धराशाही हो जाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा ये धरातल पे ये कहाँ जा रहे हैं। अगर आप यूपी की ही बात कर लीजिए तो निषाद पार्टी को उन्होंने अभी 1 सीट दिया, वो भी अपने सिंबल से दिया हुआ है। निषाद पार्टी इनसे कह रही है 2 सीटें हमें दीजिए और हमारे सिंबल पे दीजिए। ये आप बहुत सही बात चल रही है कि जो एनडीए में चल रहा है वो बाहर खुल के नहीं आ रहा है कि लोग नाराज हैं या इनके संगठन के जो साथी लोग हैं वो साथी सारे नाराज चल रहे हैं। इनका पहले से ही था कि इनको था कि जो है हम जो हमारे जो साथी आ रहे हैं हम तो इतने प्रबल हैं कि किसी साथी को बोलने ही नहीं देंगे और हम जितना जिसको दे देंगे वो सब शांत हो जाएंगे। अभी जो है तिलक जी आप और इंतजार करिएगा, देखिएगा 1-2 दिन में और बहुत तरीके से जो है ऐसे बिखर जाएगा। ये हमें लगता है बीजेपी का जो है ना एक कप हो उसको तोड़ दीजिए, जो है रुमाल में बांध दीजिए, वैसा ही कंडीशन हो रखा है। अंदर से बिखरा हुआ है, बाहर से बंधा हुआ दिख रहा है। और यही बात तो गर्ग साहब कह रहे हैं, ये पावर है, इसको मैनेजमेंट पावर बोलते हैं। कभी दबी जुबान में कह रहे हैं तो बिल्कुल खुल के आएंगे और खुल के भी कहेंगे। गर्ग साहब कह रहे हैं यही तो मैनेजमेंट पावर होती है, इसे ही मैनेजमेंट पावर बोलते हैं। नहीं, इसे मैनेजमेंट पावर नहीं कहते, इसे कहते हैं कि एकल राज चलान। हाँ। कि हम जो है आप सहयोगी कैसे कह सकते हैं उन्हें जब आप उनका सिंबल भी नहीं दे रहे हैं। हाँ। आप उनको सहयोगी कैसे कहेंगे कि आप उनके सिंबल भी नहीं दे रहे हो, सिंबल के लिए भी कह रहे भाई हमें 2 सीटें दीजिए, सिंबल दीजिए। जो कांग्रेस को चोर पार्टी कह रहे थे, चालू पार्टी बता रहे थे, बहुत चालू पार्टी है, वोट नहीं डालना चालू पार्टी को। ये ऐसे लोग हैं। ये आपकी बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज क्लियर नहीं आ रही है और मैं चाहूंगी नहीं, वो अखिलेश जी का पुराना वो बयान बता रहे थे, वो कह रहे थे वो चालू पार्टी वाला जो मसला था वो जब आप मध्य प्रदेश में वो अखिलेश वाला वो कह रहे हो जो मसला था वो पुरानी बात हो गई ना। पंडित जी तो आप भी जानते हैं कि नीतीश जी ने क्या कहा था। अगर बयान पे अगर डिस्कशन करने लग जाएंगे फिर तो जो है 2-4 घंटे महीने कम पड़ेंगे। और नीतीश अब इनके पार्टी में इन्होंने क्या कहा था नीतीश के लिए सिद्धांतों की राजनीति करना। अगर आप बयानों की पे जो चर्चा करेंगे, अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो कहिए कि आप फिर जो है अभी कहाँ पे जा रहे हैं, आपका गठबंधन कहाँ पे जा रहा है। आप आपने जो है ईडी का इस्तेमाल करके चंद्रबाबू जी को तो ले लिया अपने पास में, सीट का तो सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू जब हमारे यहाँ आएंगे तो सीट भी तो देना रहेगा। आपने नीतीश जी को तब भी आपने सीट का सोचा नहीं, उनका खाता नहीं खुलता। तो ये कैसा न्याय है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का कि जिन सीटों पर कभी कांग्रेस जीती नहीं, आपने वो सीटें उनको दे दी। आपने पहले 7 सीटें दी, जब जयंत चौधरी आपको छोड़ के चले गए तो आपने 11 कर दी। ये जो है कांग्रेस और जो है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका जो है तालमेल बैठा है, तब सीट शेयरिंग है। विवाद तो नहीं है आपके जैसे कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें सिंबल चाहिए, विवाद नहीं है। बैठ कर से बात किया हुआ है और किसी ने किसी को दबाया नहीं है। नहीं पूजा जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपके सहयोगी जिन्हें आप मान सम्मान के साथ कह रहे हो कि हमने 7 सीटों का ऑफर किया, प्रत्याशियों का ऐलान किया और कहा कि आप जाइए, मुबारक हो आपको 7 सीटों पर लड़िए, और वो ये कहते हैं कि नहीं हमें 7 नहीं चाहिए, हम 2 पर लड़ेंगे लेकिन जीत की गारंटी चाहिए। कुछ इस टाइप का मामला फिर क्यों होता है? नहीं, जीत की गारंटी नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आदमी क्षणिक समय में घबरा जाता है, तो वो उस समय क्षणिक मौका देख के ना तो डिसीजन ले लेता। हमें लगता है कि जो जयंत चौधरी जी गर्ग साहब जल्दी से, फिर मैं विशाल जी का फ्रेम सही आया तो बताइएगा जी, बोलिए। अपने इंडी गठबंधन के साथी ना एक बात बहुत बार बार बोलते हैं, सीबीआई की वजह से चले गए, ईडी की वजह से चले गए, डर के बाद चले गए। मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के जो पिछले असेंबली के चुनाव हुए, शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ी और सत्ता में आई, और शिवसेना ने अपनी महत्वाकांक्षा का बीजेपी को ठेका दिखाकर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना ली। ईडी और सीबीआई तो उस समय भी बीजेपी के पास थी, फिर क्यों नहीं डरे वो? उस समय वो कैसे बीजेपी को गद्दा बता के चले गए? चलो वापस बिहार आ जाते हैं। गर्ग साहब चाहो तो फोन पास ले आओगे तो ऑडियो अच्छा आएगा। हाँ जी, आप फोन अगर पास ले आएंगे तो आवाज अच्छी आएगी आपकी। अरे मैं तो उससे ब्लूटूथ से कर रहा हूँ। जी बोलिए। दूसरी बात, बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी मिलकर असेंबली चुनाव लड़े, उसके बाद जेडीयू गट्टा बुला के आरजेडी के साथ चली गई, लालू जी की पार्टी के साथ चली गई। उस समय भी ईडी और सीबीआई बीजेपी के पास थी, उस समय क्यों नहीं डरे? तो ये जो कहना ना ईडी से डर गए, सीबीआई से डर गए, ये बड़ी छोटी सी बात है, बस समझ में नहीं आता। आप ऐसी पली दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं। वो जनता नहीं वो अब जनता इन सब चीजों को समझ रही है। वो हार गए तो ईवीएम दोष, जीत गए तो लोकतंत्र जिंदा, वो सब चीजें समझ में आ रही है। माइग्रेट कर रहा है,
गर्ग साहब जी मेरा कहना है जो नेता माइग्रेट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसको लगता है आने वाला भविष्य इसी में सुरक्षित है। वो ना ईडी से डरता है ना सीबीआई से डरता है। ईडी और सीबीआई से डरना होता है, राजनीति ही नहीं करता वो। तो इसे ईडी सीबीआई का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि उनको लग रहा है कि एनडीए ऐसा जहाज है जिसमें चढ़ेंगे तो पार होकर जाएंगे। और इंडिया अलायंस पे आज ये विश्वास दिलाने में अभी कामयाब नहीं हो रहे। इसमें लोग ना तो चिराग पासवान इंडिया अलायंस के साथ आने को क्या रहे, जयंत चौधरी इसमें चले गए। अब इंडिया अलायंस की कामयाबी देखिए, उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस तो वहां पे ना के बराबर थी, आज बीजेडी और बीजेपी अलायंस कर रही है। और मेरी जहां तक सूत्र है बता रहे कि बीजेपी वहां पे बड़ा भाई के नाते लड़ेगी, यानी लोकसभा की सीट तो बीजेपी से ज्यादा लड़ेगी। और नवीन पटनायक एक मिनट विशाल जी का फ्रेम आ जाए तो बताइएगा। एक बात पंडित जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, गर्ग साहब कोशिश करेगा आपका फोन हो तो आप फोन पास ले आएगा। मैं पंडित जी एक बात समझना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, वो जैसे चौराहों पर लिखा होता है कि दुर्घटना से देरी भली, इस टाइप का कि दुर्घटना से देरी भली। आप लोगों ने कहा कि हाँ ये वाला सही है कि दुर्घटना से देरी भली। अब आप कह रहे हो कि नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गडकरी जी का नाम तक ऐलान नहीं हुआ। नहीं, गडकरी जी का देखिए तिलक जी, गडकरी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। और गडकरी जी इतने विभिन्न पदों पे रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, चीजें रही, तो गडकरी जी ये स्वयं डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहां से लड़ना है और क्या लड़ना नहीं। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों? नागपुर तो डिसाइडेड है ना। नहीं, अब वो उनका अब तिलक जी वो खुद अभी डिसाइड करके बताएंगे कि क्या उनका चुनाव का मन है या नहीं है, मतलब क्या चीजें हैं। ठीक है, मतलब नड्डा जी एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हो कि गडकरी जी भी मार्गदर्शन मंडल में जा रहे हैं? नहीं, अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, मेरे को उस बात का तो पता नहीं, पर लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, नहीं आप कह रहे हो ना कि वो तो तिलक जी बड़ा असमंजस वाली स्थिति हो गई। मेरा ऑडियो ठीक है अभी पंडित जी? गडकरी जी को लेकर अगर ऐसा है तो वो तो फिर मार्गदर्शन मंडल में फिर वो वाली कहानी आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। अभी उनका अभी नेक्स्ट लिस्ट है, उसको सब डिसाइडेड है। हाँ। चीजें हैं, और अभी उनका अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये कुछ अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? अब स्वास्थ्य कारण कुछ हो सकता है उनका। सर वो सबसे ज्यादा पूरी कैबिनेट का अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा डिलीवर करने वाले कैबिनेट मंत्री तो वही है, तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहेंगे? पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस हिसाब से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे परिवहन मंत्री ने यार इन्होंने गडकरी जी ने जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय। तो पंडित जी फिर ये कंफ्यूजन कहाँ से आ गई कि वो लड़ना चाह रहे हैं या नहीं लड़ना चाह रहे? वो क्यों नहीं लड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी जो सवाल आपने किया कि उनका नाम लिस्ट में नहीं था, तो नाम लिस्ट में ना होने का रीजन कि नाम लिस्ट में क्यों नहीं था, तो वो अभी नेक्स्ट लिस्ट हमारी 2 दिन में आ रही है, उसमें सारे नाम जो बाकी हैं। हाँ। वो सब नाम उस लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा ठीक, मैं समझ गया। महाराष्ट्र वाले गर्ग साहब यही कहना चाह रहे हो, मैं बोल देता हूँ कि महाराष्ट्र वाले का नहीं हुआ ऐलान तो इसलिए उनका नाम नहीं है। ओके, एक मिनट, मनोज जी नहीं बोल रहे, जहाँ पे एनडीए का अलायंस होना बाकी है, यानी पंजाब होगा, महाराष्ट्र होगा, बिहार होगा, वहाँ पे एक भी बंदे का नाम घोषणा नहीं हुई। जब तक उनका अलायंस में सीटें नहीं बढ़ जाती तब तक वो घोषणा किसी की कैसे करेंगे? चलिए ठीक है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था, विशाल जी का भी फ्रेम आ गया। विशाल जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ललकार रही है, कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ जाओ, तो आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हो अमेठी को लेकर? नहीं, इसमें घबराहट कहाँ से? राहुल जी माननीय सांसद है वायनाड से, और वायनाड में अगर चुनाव लड़ते तो घबराहट क्या वायनाड? नहीं, वो बीजेपी ललकार रही है, कह रही है अमेठी भी आओ। तिलक जी, सवाल का जवाब होता है, सवाल नहीं होता। सुनिए विशाल जी, सीधा तो सवाल है, अनपढ़ हो क्या? सवाल पूछा मैंने आपसे कि अमेठी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कह रहे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। अमेठी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, सीधा बताओ। अरे भाई सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी का सीट वायनाड रिलीज हो गया है, अभी यही रिलीज है। उसके बाद जब अमेठी होगा तो अमेठी होगा। साहब अमेठी इसलिए कहा जा रहा है कि अमेठी आपका गढ़ रहा है, इसलिए कह रहा हूं। तो कह रहे कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का था, है और रहेगा। तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी कह रही है कि सर आप अमेठी आइए और चुनाव लड़िए, ललकार रही है बीजेपी। लड़ेंगे राहुल गांधी नहीं, मेरा सवाल ये था।
नहीं, बीजेपी क्या कर रही नहीं है उस समय मतलब नहीं। राहुल गांधी जी का नाम अनाउंस हुआ वायनाड के लिए, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और अभी और लिस्ट आने वाली बाकी है। हो सकता है वायनाड से अमेठी से भी लड़े। आपको फिर मैं बता दूं कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का था, है और रहेगा। वहां से कोई गांधी परिवार के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। सर गांधी परिवार का था, है और रहेगा, वो बात ठीक है। सोनिया जी चली गई राज्यसभा, आप कह रहे हो परिवार, और दूसरी तरफ कह रहे हो आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तय हो जाएगा। वो ललकार रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आइए अमेठी। कुछ दिन इंतजार करिए ना, अमेठी के लिए चौंकाने वाले फैसले आएंगे और भाजपा के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कुछ दिन इंतजार। पंडित जी जमीन खिसक जाएगी, वो भूकंप टाइप का मामला है, कह रहे भूकंप आ जाएगा जब मैं बोलूंगा तो। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि धरती धकेल को लेके आना चाहते हैं, जिनसे इनके पास कोई नई चीज ऐसी है जो जमीन खिसका देगी। कुछ ऐसा तो पता नहीं। तिलक जी ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा स्थिति क्या है। स्मृति ईरानी जी ने चुनाव हराया और सही सामने है और उसी की वजह से उनको वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा और फिर वहीं से लड़ रहे हैं। तो नहीं, चुनाव तो राहुल जी ने स्मृति जी को हराया था। ऐसा थोड़ी था कि राहुल जी केवल हारे, स्मृति जी को राहुल जी ने भी हराया है। और 2 सीट चुनाव लड़ने का बात है तो प्रधानमंत्री जी भी पहली बार 2 सीट चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री भी तो 2 सीट चुनाव लड़े, बनारस और वहाँ गुजरात। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दो सीटों से चुनाव लड़ना गलत है। 2 सीट पर चुनाव लड़ना गुनाह है। जब गुनाह है तो प्रधानमंत्री 2 सीट पर चुनाव लड़ लिए, पर किसी को प्रधानमंत्री जी 2 सीट पर चुनाव कैसे लड़ लिए? जिस सीट को आप पारंपरिक सीट मानते थे, जहाँ पर जो अभी आपने कहा कि वो गांधी, भाई साहब हम तो अभी भी कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का था, है और रहेगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, हमारे और नाम का नोटिस जारी होगा। वो आपको चौंकाने वाले फैसले होंगे, जो लोग कल्पना नहीं किए होंगे वो वहाँ से उम्मीदवार बनेंगे। विशाल, आप चुनाव लड़िए, वहाँ लड़वाइए, मजबूती से चुनाव लड़िए। और ये चुनाव तो कह रहे गांधी परिवार का ही आदमी वहाँ चुनाव लड़ेगा। गांधी परिवार का ही आदमी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, चौंकाने वाले नामों का उजागर होगा। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है, लड़वाना चाहिए। पूजा जी एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे। पूजा जी आपको लगता है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर इतनी कंफ्यूजन, और आप कहोगे नहीं ये तो इनके घर का मामला है, आपस में निपटेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर गढ़ है आपका तो सोनिया जी वो कह रहे हैं चौंकाने वाला मामला आएगा, और बीजेपी कह रही है कि हम ललकार रहे हैं, आइए और चुनाव लड़के जीत के दिखाइए। ये देखिए जो है लाजमी कि जो है कांग्रेस अपना फैसला लेगी कि उसको किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। गांधी परिवार से कोई लड़ेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा। कांग्रेस के खाते में समाजवादी पार्टी इसमें गठबंधन में है और इंडिया अलायंस के लिए मजबूती से वर्क करेगी। और जहां तक बात रही बीजेपी की जो सत्ता में है अभी, तो उनके ललकारने से तो टिकट दिया नहीं जाएगा। ये तो कोई रीजन नहीं होता कि अभी हम ललकारे या समाजवादी पार्टी कहीं कहीं से ललकारे, कि यहाँ पे अपोजिशन तो ललकार ही है जो है पक्ष को कि आप सरकार बना के दिखा जाइए, और पक्ष जो है ललकार रही है अपोजिशन को कि आप हमें हरा के दिखा जाइए। अब चुनाव है तो ये तो ललकारना जारी ही रहेगा, पर देश में तो डिसीजन लेगा ना कि जो सही रहेगा, जो पार्टी के लिए सही रहेगा, जो गठबंधन के लिए सही रहेगा, डिसीजन तो उस हिसाब से लिए जाएंगे। किसी ललकारने से, किसी के ना ललकारने से तो सीट का डिसीजन नहीं लिया जाए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। कल तक कहा जाता था कि ये नेताजी वहां से लड़ रहे हैं चुनाव, गर्ग साहब क्या कहा जाता था, ये नेताजी बड़े दिग्गज है, इनके सामने प्रत्याशी मत उतारना। बोले नहीं, उनको जाना बहुत जरूरी है लोकसभा में, है कुछ इस टाइप का मामला होता था पहले। बोले नहीं, प्रत्याशी मत उतारो, यहाँ इन नेताजी का जाना जरूरी है, दिग्गज नेता है। तिलक जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। हमारा मानना होता है जो कि अगर किसी के अगेंस्ट जो है प्रत्याशी ने स्वर्गीय माननीय नेताजी के अगेंस्ट, अगर आप दिग्गज हैं तो आपको अपने दिग्गजपन का एहसास करवाने के लिए बड़े चेहरे के सामने ही चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आप अगर ये कह रहे हैं आप में दम है तो मोदी जी के सामने लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? आप ही कह रहे हो ना कि हमारी लड़ाई पीएम मोदी के खिलाफ है, उनके विचारों के खिलाफ है, तो जाइए और लड़िए चुनाव उनके सामने। तो दिक्कत क्या है? हमने नहीं कहा कि पीएम मोदी जी के जो है खिलाफ है। मैंने विचारों की बात की, विचार के आधार पर बात कर रही हूं। मैं समाजवादी विचारधारा की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ललकारा जैसे समाजवादी पार्टी भी ललकारी की जाइए, आप मैनपुरी से लड़िए प्रधानमंत्री जी। मतलब ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा ठीक कि हर पार्टी अपने तरीके से डिसीजन लेगी। ठीक, जल्दी से गर्ग साहब, फिर मैं महत्वपूर्ण सवाल के साथ आ रहा हूं पंडित जी आपके पास। और फिर वो वहां से लड़े, यहाँ से लड़े। ओके जी।
सवाल आप पंडित जी से किया था नितिन गडकरी के बारे में। सर अगर फोन पास ले आए तो ऑडियो आएगा क्लियर आपका। क्योंकि महाराष्ट्र की एक भी सीट जो है ना उसमें भी जब तक सीटों का बंटवारा नहीं है। गर्ग साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा। यही रीजन कांग्रेस का राहुल गांधी का अमेठी के लिए भी है। उत्तर प्रदेश सर ऑडियो नहीं आ रहा, माफी चाहूंगा। पंडित जी राजनीतिक विश्लेषक है या भाजपा के राजनीतिक प्रवक्ता, ये भी तो बता दीजिए। अरे सीट बंटवारा तो इंडिया गठबंधन कर लिया, कभी एनडीए की सीट बंटवारा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए। एनडीए एक भी राज्य में सीट बंटवारा नहीं किया अभी तक, किसी भी राज्य का सीट बंटवारा एनडीए नहीं किया। हमारे तो दो बड़े राज्यों में सीट बंटवारे हो गए। ठीक, गर्ग साहब का ऑडियो आए तो बताइएगा। गर्ग साहब का ऑडियो चेक करिए, दोबारा करेक्ट कर रहा हूं। पंडित जी एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। एक छोटी सी थ्योरी है, अगर आप उस थ्योरी को सुलझा पाए, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अब की बार 400 पार कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी समझना चाह रहा हूं आपसे कि ये 400 पार का जो आपने नारा दिया है, प्लीज पंडित जी स्क्रीन पर। पंडित जी एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये अब की बार 400 पार आपने कहा, और इस नारे को जरा समझाइए 400 पार कैसे होगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। हम चढ़ते हैं दक्षिण बीजेपी में मिशन दक्षिण का अगर हम जिक्र करें तो प्लीज फुल स्क्रीन पर, और ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिएगा और समझाइएगा कि मिशन दक्षिण 132 सीटों का सवाल है। यहां पर कर्नाटक में पिछले चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो 25 सीटें जीती थी आपने 28 में से, तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी 17 में से। अब आइए, अब सीटों पर गौर फरमाइए। तमिलनाडु 39 में से 0, आंध्र प्रदेश 25 में से 0, केरल 20 में से 0, इसके बाद केरल के बाद पोंडुचेरी 0, अंडमान निकोबार 0। सर 132 सीटों का सवाल है और आप कह रहे हो अब की बार 400 पार। यहां तो मामला कुछ डगमगाया हुआ है कि नहीं पंडित जी? दक्षिण में तो कहानी कुछ और ही है। नहीं तिलक जी, वो बात ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि दक्षिण में कहानी कुछ और ही है, पर आप देखिए कि अब की बार जितना काम, जितनी चीजें वहां भी हो रही हैं, वहां के भी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति से प्रभावित हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। सर 132 सीटों का सवाल है यहाँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ तिलक जी। अब वो यही एक कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी जीते और वहां पे नारा लगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अभी आप ये देख ही रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान कहाँ से आ गया चर्चा में सर? नहीं, मैं चर्चा की बात ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे जो राजनीति है वो दूसरे टाइप की राजनीति वहां लोग कर रहे थे, पर लेकिन अब वो लोग उस कहाँ सर, किसान धरने पर आते फिर आप कहते हो खालिस्तानी है, वहां अगर कोई वो होता फिर आप कहते हो पाकिस्तानी है। तिलक जी आप अभी बताइए कि नारे नहीं लग रहे थे वहां, अभी नारे लग रहे थे। सर मैंने कहा ये दक्षिण की जो सियासत है 132 के सवाल को आप कैसे सुलझा पाएंगे? बिल्कुल सुलझेगा। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है और ये चाहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बम्पर बहुमत के साथ बने, ताकि देश का विकास हो और चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। ये वहाँ की जनता भी चाहती है। अब देखिए, विधानसभा का मुद्दा अलग होता है और लोकसभा का मुद्दा अलग होता है। सर मैंने लोकसभा के आंकड़े दिखाए आपको 2019 के। मैं ठीक है, पर लेकिन अब की बार आंकड़े बड़े बढ़ते हुए आंकड़े आएंगे आपके सामने। आप भी देखिए कि जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी अकेले, वही जो है अब की बार वहां भी आपको चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और बहुत सारी चीजें जो है भाजपा के फेवर में होने जा रही है। ठीक, विशाल जी वो ये कह रहे हैं कि मिशन दक्षिण पर भी हमारी नजर है और जो आप साधने की कोशिश कर रहे हो वो भी समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि अब दक्षिण पर हमारा पूरा जोर है। देखिए तिलक जी, बोलने के लिए लोग तो 500, 600, 700 के भी पार बोल देंगे, लेकिन 700 सीट हमारे यहाँ है नहीं। भाजपा गठबंधन में हमारे दिमाग का संतुलन खराब नहीं हुआ मित्र, हमारे सुन लीजिए, हम कोई ऐसी बात नहीं करते। अरे सुन लीजिए ना, जो आपके बीच में हम आपके बीच में नहीं बोले थे, सुनिए। अरे सुनने का प्रयास कीजिए, तुम्हारा है आपके बीच में नहीं बोला था मैं। सुनिए, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपका बीपी बढ़ गया है क्या? एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। भाजपा बताए कि अकेले वो कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। 400 पार बोलना बहुत ईजी बात है, मुंह में बोल दिए।
बोलने में पैसा तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये बताइए ना कि भाजपा कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में भाजपा 350 सीट पर चुनाव लड़ी थी, क्या उस बार 350 सीट पर चुनाव लड़ेगी भी या उससे भी कम लड़केगी? चलिए ये तो बता दीजिए। अरे आप कितने सीट पर लड़ेगी बताइए। अगले एक हफ्ता के अंदर भाजपा अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं देने जा रही है। कोई बता दे, कोई कौन सी राज्य में आपका सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है? हम बताते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है, दिल्ली में सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है, गुजरात में सीट शेयरिंग क्लियर हो चुका है। आपका किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो चुका। आपके प्रधानमंत्री की सभा में आपके गठबंधन के साथी नहीं जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री की सभा में आपके गठबंधन के साथी की कुर्सी खाली रह जा रही है। तो बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देता है, बोलने में पैसा थोड़ी लग रहा है। पंडित जी सोच समझ के बोला कीजिए, 400 300 अरे 600 अरे 1000 के पार कर दीजिए, लेकिन कहां से लाइएगा? विशाल जी, नंबर की बात होती है राजनीति में। विशाल जी, आप 400 पार कैसे लाए थे? नहीं, हमने तो कोई आंकड़ा दिए नहीं, हमने तो कहा कि अब की बार आप लेकर आए थे, तो 400 पार कैसे लेकर आए थे? नहीं, राजीव गांधी जी की सरकार में पहली बार देश में 400 के पार सीट आई थी। हाँ, हम लोग फिर इतिहास दोहराने जा रहे हैं। अब की बार पूर्ण बहुमत की इंडिया गठबंधन मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन तब 400 कैसे लेकर आए थे? जनता के मुद्दों की हमने बात किया था, लेकिन तो जनता के 400 ही कह रहे हैं भाई साहब, वो भी 400 ही कह रहे हैं ना। तिलक जी, तो आज क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? डिबेट के माध्यम से मनोज पंडित जी बता देंगे भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गर्ग साहब कुछ पूछ रहे हैं। गर्ग साहब अगर फोन पास ले आए तो आपका ऑडियो आएगा, वरना मैं मजबूरन फिर मेरे को हटाना पड़ेगा। तिलक जी, गठबंधन तो छोड़ ही दीजिए, भाजपा केवल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हाँ, गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं। गर्ग साहब बोलिए। अभी आपको आवाज आ रही है तिलक जी? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ 132 में से कांग्रेस के पास दक्षिण में से कितनी सीटें हैं इस समय? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, कभी कभी राजनीतिक विश्लेषक से राजनीतिक प्रवक्ता बनकर भाजपा से भी सवाल कीजिए। राजनीतिक भाजपा से भी करता हूँ, भाजपा के पास सवाल आप तो किए नहीं। आप सीटें हैं, हमेशा इंडिया के सीट शेयरिंग को बात उठाएं। आप तो और कांग्रेस के पास 132 में से 29 सीटें हैं इस समय दक्षिण में। ना तो आपके पास कुछ है दक्षिण में, ना कांग्रेस बीजेपी के पास है, वो तो सहयोगी दलों के पास है। किसी राज्य में सरकार ही नहीं है। बीजेपी तो दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। नहीं, आपके पास क्या है? आपके पास किसी राज्य में सरकार नहीं है। दक्षिण भारत के 29 राज्यों में बीजेपी कई सरकार में नहीं है। बीजेपी दक्षिण भारत मुक्त हो चुकी है। अरे भाई, मुझे ये तो भाई, कितने एमपी है आपके? दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो चुकी है, किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। एमपी के चुनाव में आप ये बताइए, 132 का 132 एमपी है कांग्रेस के खाते में जा रहा है, कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रहा है। यार विशाल जी, फैक्ट में बात करिए, लॉजिक में बात करिए। मैं जो लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताइए किस राज्य में बीजेपी की सरकार दक्षिण भारत में? कांग्रेस के पास कितने सांसद है 132 में से दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में बीजेपी के कितने राज्यों में सरकार है? के पास 30 सांसद है, जिसमें 25 कर्नाटक में है। एक मिनट, पूजा जी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बड़े विद्वान लोग एक बात कह गए हैं। चलिए, दुर्घटना से देरी भली, वो उस फॉर्मूले पर पंडित जी की पार्टी अमल कर रही है, लेकिन एक बात तो है ना जी, कि जिसने जीता यूपी, और यूपी से ही रास्ता गुजरता है दिल्ली की सत्ता का। बड़े विद्वान लोगों ने कहा है, क्योंकि 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं जो सबसे ज्यादा। तो आधार क्या है आपका? और जरा ये समझाइए, जो आपके सहयोगी अलायंस पार्टनर थे पूर्वांचल के क्षेत्र में, अगर हम जिक्र करें तो चाहे ओपी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, या फिर इसके इतर निषाद जी हो, और वहीं पश्चिम का अगर हम जिक्र करते हैं तो जयंत चौधरी हो। अब आप उस अलायंस के साथ जा रहे हैं जिसको जनता पहले ही नकार चुकी है, तो फिर उसका आधार क्या है? समाजवादी पार्टी मुद्दों पे जा रही है, अपने जो कार्य किए हुए हैं उस पे जा रही है। ये हमें अपने खुद पे भरोसा है। हम जो है जमीन पे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो बहुत दिख नहीं रहा हो, और आपको पता है बहुत सारी चीजें बहुत नहीं दिख रही हो, पर समाजवादी पार्टी का जो यात्रा चल रही, पीढ़ी यात्रा चल रही है, वो हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और आपको दिखेगा, जो आने वाला परिणाम आएगा 2024 में, वो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। आप हमारे 31 जो है प्रत्याशियों का जो लिस्ट देख चुके होंगे, और अगर उस पे आप चाहे गर्ग जी से भी चाहे विश्लेषण ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हम उस लिस्ट में ही अभी भी हम जो है बहुत सारी सीटें निकाल रहे हैं, जो दिख रही है कि हाँ ये हमारी जो है सीटें निकल के आ रही है। तो आप इस बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो है समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस है, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। मैं जो है एक गर्ग जी से बात कहना चाहूंगी
कि आप लोग जब विश्लेषक बन के आते हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल निष्पक्ष रहिए, क्योंकि हम कभी टिप्पणी नहीं करते हैं, कभी भी जो है अगर भी आप जब भी कभी बोले होंगे कभी टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि हमारा आप पे पूरा भरोसा होता है कि आप निष्पक्ष रहेंगे। तो कभी अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता जैसे सवाल करते हैं तो रुक होता है, क्योंकि हम प्रवक्ता जैसे सवाल नहीं किया, मैंने कांग्रेस के साथी को ये पूछा, आपकी 132 में से मात्र 29 सीटें हैं, बीजेपी की मात्र 30 है, तो आप किस दम पे कह रहे हैं कि हम डोमिनेट कर देंगे? और कांग्रेस पार्टी की उत्तर भारत में तो कुछ भी ये सवाल जो है करने राज्य में सरकार बीजेपी कर्नाटक मुक्त हो चुकी है, बीजेपी विपक्ष को मुक्त करने आई थी, बीजेपी को विपक्ष ने कर्नाटक, बीजेपी को विपक्ष ने दक्षिण भारत मुक्त कर दिया। एक मिनट पूजा जी एक मिनट, एक सेकंड विशाल जी एक सेकंड। पंडित जी हम तो जो देखते हैं वो बोल देते हैं, बाकी वो बड़े बड़े वाले पत्रकार तो खैर वो अलग मसला है। पूजा जी एक सलाह दी थी मैंने आप लोगों को, मतलब आपके नेताओं को, वो उन्होंने मानी नहीं, वो बात अलग है, वो जिन्होंने जो करना था वो कर दिया। बड़ा गौर फरमाइएगा, इस पर भी एक खबर तो होनी ही चाहिए। हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी के घर से कई खबरें आई। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे बड़ी खबर थी समाजवादी पार्टी के घर से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अब सपा को छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं। उस दिन से लेकर और आज तक, उस दिन से लेकर और आज तक संजोग देखिएगा और मेरी बात पर गौर फरमाइएगा और देखिएगा, अगर सही हूं या गलत हूं आप लोग बताइएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का किसी ने कोई विवादित बयान सुना नहीं ना? कभी उन्होंने अपने मुखबिंद से रामचरितमानस को लेकर कुछ बोला? नहीं ना? कभी उन्होंने भगवान राम को लेकर बोला? नहीं ना? तिलक जी मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगी। ये संजोग नहीं है, ये सियासत का एक प्रयोग है। आप लोग पूजा जी समझ नहीं पाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस लिए आए थे और वो क्या करके चले गए, आपको समझ में भी नहीं आया। अब हम आपकी बात को समझ रहे हैं, इत्तेफाक भी रख रहे हैं आपकी बात से। आप बताइए ना पंडित जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो रोज बोल रहे थे वो चुनाव आने से पहले सपा को छोड़ गए और जब छोड़ के अब तक एक शब्द एक अल्फाज नहीं बोले। तिलक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सिपाही से दरोगा बने हैं, वो बड़े रूट से कार्यकर्ता थे। उसके बाद उन्होंने बसपा में बहुत बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बड़े पद पे रहे वो, और उसी का आप देखिए कि स्वामी प्रसाद बड़े मजे हुए नेता हैं और उनको कब कहाँ क्या बोलना है और उसका असर कहाँ होगा वो अच्छे भली भांति जानते थे इस बात को। जितना नुकसान उन्होंने समाजवादी पार्टी को पहुंचाना था वो पहुंचा दिया उन्होंने। इतनी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है। अभी पूजा जी ने कहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं शार्प शूटर के रूप में तो नहीं गए थे और उनको किसी ने प्लान किया हो? मैं तिलक जी एक बात कहना चाहूंगी, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, अगर जो है किसी का काम है डसना तो वो डसेगा ही, वो चाहे जिधर भी चला जाए, वो चला जाए। वो एक अलग विषय हो सकता है ना, ये एक अलग विषय हो सकता है। हमने भी देखा है उन्हीं को मंच पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए। क्या गर्ग साहब आपने नहीं देखा क्या? कूदते कूदते देखा सबने, सबने देखा। चावला जी दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास ना एक चीज तो पक्की हो रखी है, जो भी एनडीए में आता है वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने को मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलता है। इतना कमांड तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा पंडित जी एक बात बताइए, ये सब लोग परिवारवाद में उलझे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं और मुझे समझाइएगा, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करता हूं। हाल ही में कुछ चेहरों के नाम का ऐलान हुआ प्रत्याशी के रूप में। परिवारवाद की आप लोग बात करते हो। ओपी राजभर से शुरुआत करता हूं। ओपी राजभर जी ने, आपने कहा कि एक सीट पे चुनाव लड़ो, उन्होंने कहा ठीक है। ओपी राजभर जी ने कहा बेटे को तथास्तु, जाओ और जाकर जीतो। एक मिनट सर, उन्होंने अपने बेटे को चुनावी रण में उतार दिया, ओपी राजभर ने। दूसरा नाम संजय निषाद, उन्होंने कहा अपने बेटे को जाओ चुनाव लड़ो। तीसरा नाम अनुप्रिया, एक मिनट सर, एक मिनट,
अनुप्रिया पटेल, पति भी और मैडम भी। अब ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता क्या? वो इंडिपेंडेंट दल है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं तिलक जी। हाँ, तो वो परिवारवादी है कि नहीं? नहीं, वो देखिए वो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो अपनी मतलब आप एक तरफ कह रहे हो परिवारवाद का विरोध करते हैं, जो आपके सहयोगी हैं आप उनको कह रहे हो कि नहीं ये परिवारवादी नहीं? नहीं तिलक जी, परिवारवाद का विरोध हम अपनी पार्टी में करते हैं, हम अपने संगठन में करते हैं, हम अपने परिवार में करते हैं, पर लेकिन जो हमारे घटक दल हैं, जिनकी इंडिपेंडेंट परिवारवाद का विरोध करते हो तो फिर आज मनीष खंडूरी जी को आपने पार्टी में ले लिया, भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। नहीं वो बात नहीं, देखिए आप अभी जैसे उनकी बहन रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, तो फिर ये परिवारवाद का तो सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। नहीं वो बात आप देखिए, अभी जैसे आपने कहा ओपी राजभर वाली और या ओम प्रकाश वाला जो मामला है, वो उनके एक सीट दी गई और वो अगर अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी गठबंधन आपकी मतलब परिवारवाद नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए प्रचार करेंगे कि नहीं? मनोज पंडित जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए प्रचार करेंगे कि नहीं? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओपी राजभर के बेटा के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं? संजय निषाद के बेटा के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं? आप ये बताइए। देख लीजिए, अरे भाई साहब पार्टी का नाम लेते हैं तो लालू जी के नाम लेते हैं। एक मिनट अगर मुलायम जी का नाम लेकर बताइए मुझे आप। विशाल जी चर्चा करिए, बहस क्यों कर रहे हो? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। ये चलते चलते एक बात पंडित जी लाइव में एक कमेंट आया चलते चलते, वो कह रहे हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय वाला जो लेटेस्ट वीडियो आया वो देखा आपने? आप पार्टी में जिनको बुला रहे हो उनको धुतकार भी रहे हो, गाली देकर बुला रहे हो, कह रहे हैं। नहीं मैंने देखा नहीं किस वीडियो, वो कैलाश विजयवर्गीय वाला। नहीं मैंने कोई वीडियो दिखा नहीं आता, दिखा भी रहे हैं हम तस्वीरों में। उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं डैश डैश, मैं बता देता हूँ, डैश डैश जहां है वो गाली है, डैश 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 तेरी गाली सुनी आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। मतलब ये आपके सबसे संस्कारी नेताओं में से कैलाश विजयवर्गीय जी की जुबान से निकले हुए शब्द हैं। डैश डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वहां थोड़ा विवादित है। नहीं वो आप ठीक है, मैं आपकी बात से समझने की कोशिश है क्या तिलक जी। सर वो दरअसल क्या है, संजय शुक्ला जो जिन्हें गुंडा टाइप कुछ मामला चल रहा था, उनका स्वागत करते हुए ये मुखबिंद से निकले हुए शब्द हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कैलाश। ठीक है, वो उनकी वो वहाँ की अपनी उनकी राजनीति है और वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उस विषय की जानकारी नहीं है तिलक जी। मैं तो इस विषय की बात करता हूँ कि जैसे भी कांग्रेस के मित्र ने पूछा कि क्या भारतीय नहीं आप इन शब्दों से कुछ थोड़ा आपको हैरानी नहीं हुई? आप जिनको बुला रहे हो सम्मान के साथ बुलाइए ना सर, क्यों इतना धुतकारना पड़ रहा है? नहीं हम तो सबको सम्मान के साथ बुलाते हैं और हमारे किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हमारा कहीं ऐसा ना लगे कि भाई गालियों की माला पहन रहे हम। नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए ऐसा संस्कार भारतीय जनता पार्टी की ना किसी कार्यकर्ता में ना किसी नेता में है। नहीं वो बोले वो बहुत वायरल हो रहा है इसलिए वो लाइव में आ गया। अब निकल गया होगा। देखिए अब ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आदमी बोलना कुछ उनका भाव कुछ होता है और चीजें कुछ और निकल जाती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा। मेरा मानना यह है कि अगर गठबंधन होता है तो हर दल एक दूसरे के लिए प्रचार भी करता है, प्रसार भी करता है और सबकी संयुक्त रैलियां भी होती हैं, चीजें भी होती हैं। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि अगर वो सीट चली गई तो वहाँ कांग्रेस के समाजवादी प्रचार नहीं करेगी, समाजवादी में कांग्रेस प्रचार नहीं करेगी, या ओपी राजभर के साथ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुड़ेंगे। जल्दी से विशाल जी 10 सेकंड आपके, फिर गर्ग साहब 10 सेकंड आपके। देखिए तिलक जी, प्रधानमंत्री जब लालू यादव जी को परिवारवाद का जनक कहते हैं, मुलायम जी को कहते हैं, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जी को भी कहना चाहिए जब उनको अपने बेटा को जो टिकट देते हो और भाजपा उनके लिए फील्डिंग करती है। संजय निषाद अपने बेटा को टिकट देता है और भाजपा उसके लिए फील्डिंग करती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, अभी आपके डिबेट शुरू होने से पहले आपने गृह मंत्री जी का भाषण सुनाया था। गृह मंत्री जी, लालू जी को चिंता है अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना। अरे भाई आप सहयोग कर रहे हैं संजय निषाद जी को, आप सहयोग कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को उनके बेटा को एमपी बनाने में, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद के उदाहरण आप भी हैं। ठीक, गर्ग साहब 10 सेकंड। मसला परिवारवाद का है या मुद्दों का?
चावला जी देखिए, परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया जाता है, मुझे लगता है सहयोगी दलों पे तो अगर एनडीए के दलों की बात करेंगे वो सारे के सारे परिवारवादी दल ही हैं, सारे अपने दल के मुखिया हैं और उनके बाद उनके ही वर्चस्व बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपना दल की बात की, सुभाषपा की बात की, संजय निषाद की बात की, मैं एलजेपी जोड़ देता हूँ, श्रोमणी अकाली दल भी जोड़ देता हूँ, ये सारे के सारे पारिवारिक दल है। लेकिन बात सवाल इस बात का है कि इस समय जैसे पूजा मिश्रा जी ने कहा मेरे लिए कि थोड़ा सा विश्लेषण ठीक करिए। अब बताइए, मैंने तो जयंत चौधरी को नहीं बोला कि 7 सीटें छोड़ के आप 2 सीटें ले लीजिए। अब जो दिख रहा है वो ये बात तो सही कही पूजा जी मिश्रा जी, गर्ग साहब, जो जयंत चौधरी को दिख रहा है वो मुझे नहीं दिखेगा क्या? दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि एनडी की फील्डिंग अच्छी है। तिलक चावला जी, आप ये देखिए, जब साउथ में जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, आप कर्नाटका में जाइए, 28 में से 25 सीट बीजेपी की है, उसके बावजूद भी उन्होंने जेडीएस के साथ समझौता कर लिया, तो वो अच्छी मजबूत स्थिति में। केरला में कांग्रेस और अलायंस अच्छी मजबूत स्थिति में। कील काटे दुरुस्त कर लिया वक्त से पहले। जल्दी से पूजा जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो इंडिया अलायंस है और समाजवादी पार्टी है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और बहुत मजबूती के साथ निकल जा रहे हैं। और जहां तक बात रही बार बार एनडीए की, तो एनडीए की जो गठबंधन है अभी और देखिएगा और बिखरेगा। अभी अपने साथियों को ये दबा के रख ले रहे हैं। हमारे जो है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कि मुंह से निकल जाती है। मतलब आप एक बार ये तो कह ही सकते हो कि ये गलत चीज है भाई, कि आप किसी को बुला रहे हैं। जितना समाजवादी पार्टी ने अपने साथियों को सम्मान दिया होगा, शायद ही किसी और पार्टी में इतना सम्मान तो आपने कुछ ज्यादा सम्मान दे दिया था जी, कईयों को। हाँ, कईयों को बहुत सम्मान ज्यादा दे दिया था आपने। सम्मान देते देते अपनी पार्टी। पंडित जी वो कह रहे हैं कम से कम इस बात की निंदा तो कर दो। कैलाश विजय वो बोल देंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी का मामला है। हाँ, वो कह रहे हैं कि बोल दो इतना, कम से कम हम ऐसे शब्दों की निंदा करते हैं। बिल्कुल, इतनी निंदा तो होनी चाहिए। एक में बोल देंगे पंडित जी ऐसी बात। पंडित जी बोल दीजिए आप। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे शब्द का गलत चीज की निंदा भी नहीं कर सकते। नहीं, वो कह रहे कैलाश विजयवर्गीय ने जो शब्द इस्तेमाल किए उसकी निंदा कर दीजिए। ऐसा आप ये देखिए ना, इन्होंने ज्यादा लिबर्टी दे दी। आप बताइए कि अगर गाड़ी जारी है, अच्छा, निंदा नहीं करेंगे पंडित जी। ये भाई ऐसा अगर कोई किया है तो गलत है, इतना ही तो कहना है। वरिष्ठ नेता है पार्टी के, वरिष्ठ हो तो अगर गलत करेंगे तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते। बिल्कुल गलत बोलेंगे पूजा जी। हाँ, तो अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो गलत बात है। पार्टी आप बुला रहे साथियों को, तो साथियों को सम्मान। आप ये कह रहे हैं कि वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन सारे सहयोगी आपको छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं। पूजा जी, इसका भी थोड़ा आत्ममंथन करना होगा। अब ये गर्ग साहब के कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, ये आपको आत्ममंथन करना होगा कि आपके सहयोगी आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत के कई रंग हैं, अब कई रंग देखना बाकी, लेकिन सियासत की बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं, इतना तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।